हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम्स डेट है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड मोस्टली बच्चों ने सब पढ़ लिया है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए एंड हर एक चैप्टर को हम लोग 30 to 40 मिनट्स के लेक्चर में हम लोग एक एक चैप्टर को रिवाइज कर लें। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग हर चैप्टर को एक वीडियो में विद इन 30 मिनट्स मैं ट्राई करूंगा कि जितना कम से कम में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में मीन्स एक रिवीजन टाइप में आपका फटाफट कर लो। सो आज उसी सीक्वेंस में फर्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें हम लोग पार्ट 2 के साइंस पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नोन एज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में डिटेल में मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे न्यू हैं और आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं आगे की वीडियोस अपलोड करूँ रिवीजन टाइप वीडियो और मैंने और सारी वीडियोस अपलोड किया है पूरा लेक्चर, सो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइंस 2 का चैप्टर विच इज़ नोन एज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो इस चैप्टर में आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज हेरिडिटी। नाम ही है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको नोट्स मीन्स आपको जो ये पीडीएफ आपको पीपीटी दिख रहा है, आपको ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम के लिंक में, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए रहेगा आपको रेफर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, फर्दर के लिए, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। चलिए, तो हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। मतलब पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स का आना। सिंपल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए स्टैंड फॉर आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक। तो वहां पे आंसर क्या आएगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में देखें तो डीएनए कैसा होता है? इट इज अ डबल स्टैंडर्ड, कुछ इस तरह से होता है। अगर ये मैं ड्रॉ करूं तो लाइक दिस, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नाउ इसमें 4 बेसिस होते हैं। कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ऐसे 4 बेसिस से मिलकर बना होता है। तो ये था डीएनए के बारे में। नाउ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इस ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलेखन। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, टर्म्स को तो आप सीख सकते हो। तो प्रतिलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच mRNA इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए। डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन। सिमिलरली mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। तो 2 टर्म है, प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको भाषांतरण। तो आपको एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आ सकता है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो जो mRNA यहां पर बना, ये बनता कहां पर है? ये बनता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। सो इस कोशिका द्रव्य से ये mRNA ये बनता है केंद्रक में। वन मिस्टेक इज देयर, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, यहां पर होगा इसका न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में बनता है। सो ये न्यूक्लियस में बनने के बाद ये मूव करता है साइटोप्लाज्म में। केंद्रक में बनने के बाद कोशिका द्रव्य में आता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या होता है कि ट्रांसलोकेट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो mRNA जो केंद्रक में बना था वो जाता है साइटोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियस से बना था वो साइटोप्लाज्म में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन। एंड तीनों चीजों को मिला के ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इन तीनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए थ्रू एमआरएनए। तो डीएनए से बनता है एमआरएनए एंड एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, एंड इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा, कि डीएनए से एमआरएनए तथा एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए थ्रू एमआरएनए इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। तो ये डेफिनेशन था सेंट्रल डॉग्मा का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो मुझे इस चैप्टर से लगता था मैं स्टार में दूँ, इट इज अ 3 स्टार। डिफाइन सेंट्रल डॉग्मा। नाउ जितने प्रोटीन्स बने होते हैं वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कौन कौन से? ए, टी, जी, सी। ए पेयर करता है टी के साथ में डबल बॉन्ड, जी पेयर करता है सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, आपका ए, टी, जी, सी। ये होता है डीएनए में। आरएनए में इस टी की जगह पर पाया जाता है यूरिक एसिड। सो ए बाइंड करता है यू के साथ और जी बाइंड करता है सी यू के साथ में। यहां पर जी बाइंड करता है सी के साथ में, एक मिस्टेक हो गया, यहां पे यू नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है? अमाइनो एसिड जो न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड के 3 पेयर को, 3 की जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। द कोड ऑफ फॉर ईच अमाइनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि देखो न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? इससे बनता है अमाइनो एसिड। जब कभी भी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो वो कोड करते हैं एक अमाइनो एसिड्स को। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। नेक्स्ट, म्यूटेशन। अब समझो ए, टी, टी, ये 3 कोडॉन, इनका एक ग्रुप था अमाइनो एसिड्स के लिए। अब ये स्पेसिफिक एक एक्स टाइप का अमाइनो एसिड्स बनाता था, लेकिन गलती से क्या हो गया? नेक्स्ट, कुछ गलती की वजह से यहाँ पर टी की जगह पर आ गया सी, मतलब हो गया ए, टी, सी। तो अब ये क्या बनाएगा? वाई बनाएगा। तो क्या ये एक्स बना सकता है क्या? नहीं। सो म्यूटेशन उसी को बोलते हैं कि जब इस जो 3 सीक्वेंस है कोडॉन के, अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो वो चेंज लीड्स होता है म्यूटेशन। When any nucleotide of a gene changes its position, उसका पोजीशन चेंज हुआ या कोई गायब हो गया, कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसकी वजह से माइनर चेंजेस होता है एंड इट्स चेंजेस कॉल्ड एज म्यूटेशन, एंड ये लीड करता है सम डिजीज को, जैसे सिकल सेल अनीमिया में। नेक्स्ट, तो ये था अबाउट म्यूटेशंस के। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? कि ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म था एक्स, इसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस होने लगा, एंड धीरे धीरे चेंजेस होते 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 ये बहुत लॉन्ग टाइम का लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद क्या हो गया? एक न्यू स्पीशीज का फॉर्म हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हुआ, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज इवोल्यूशन। तो ये था कुछ। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है? तो एवोल्यूशन होने के लिए वी हैव सर्टेन एविडेंसेस। उन एविडेंस के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। देयर आर टोटली 6 एविडेंस। आपको इसके फ्लो चार्ट आ सकते हैं, एक्सरसाइज में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो फिलअप करने के लिए आप लोग इसका हेल्प ले सकते हैं। जैसे नंबर 1, फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। It is totally based on similarity on size, shape and structure of organs. बाहर से कैसा अपीयरेंट है? मॉर्फोलॉजिकल मीन्स उनका अपीयरेंट कैसा है, कैसे दिखते हैं। सो इसके हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि सबके पास 2 आईज 2 ईयर्स है। इससे ये प्रूफ होता है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शरीर विज्ञान का प्रमाण। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मीन्स उनकी आंतरिक रचना, उनके हड्डियों की बनावट कैसी है। सो इट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उनके अंदर का जो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन है, उसका ये कैसे अरेंजमेंट, जॉइंट कैसा है, बोन कैसा है, वहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो उससे प्रूफ होता है कि दिस इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल पेंटागियम का बैट,
फ्लिपर ऑफ व्हेल, ह्यूमन हैंड, दे आर, जो इनका बोन का अरेंजमेंट होता है वो सिमिलर होता है। बाहर से अलग दिखते हैं लेकिन इनका जो बोन का जो अरेंजमेंट होता है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट है वेस्टिजियल एविडेंसेस। वेस्टिजियल एविडेंस क्या होता है कि आज हम उसका यूज नहीं करते बट कभी तो हम लोग उसका उपयोग करते थे, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेस्टिजियल एविडेंसेस। हिंदी में बोलते हैं इसको अवशेषांक। एंड ये अवशेषांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, टिप्पणी लिखवा सकता है, या एग्जाम्पल सीखने के लिए आएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। सो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, विजडम टीथ जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्कल दांत या बुद्धि दांत, ईयर के मसल्स, ईयर पिन्ना, बॉडी के हेयर, सो दीज आर वेस्टिजियल एविडेंसेस। नेक्स्ट है पैलेटोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें क्या हो गया कि बॉडी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फॉसिल्स वाले, जितने की कोई अगर दब गए होंगे, देखते हैं हम लोग। इट इज बेस्ड ऑन रिमेनेंट और इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड एज फॉसिल्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए थे, वो दब गए थे जमीन में, मिट्टी में दब गए थे, एंड उनके आज फॉसिल्स मिलते हैं। वैसा हमें पता चलता है कि यस ऐसे पहले मिलते थे। तो इससे एविडेंस मिलता है कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवॉल्व फ्रॉम वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज अ कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होता है, जैसे यहाँ मान लो एक ए था, एक बी था, इसके पास कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टर था, इसके पास कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर था। अब इन दोनों को जोड़ने वाला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया एम, जो एम के पास कुछ कुछ कैरेक्टर्स, कुछ गुणधर्म ए के थे, कुछ गुणधर्म बी के थे। तो ये क्या हो गया, जो एम है ये कनेक्टिंग लिंक हो गया इन दोनों के बीच का। तो सम प्लांट्स और एनिमल्स शोज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन लीड्स टू डिफरेंट ग्रुप आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। तो दो ग्रुप के साथ में वो सिमिलैरिटी रखते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल में डकबिल प्लेटिपस, लंग फिश एंड पेरिपेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 6 एविडेंस में से वेस्टिजियल एविडेंस एंड कनेक्टिंग लिंक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मीन्स एम्ब्रियो स्टेज पे इनिशियल फेज में सभी के सभी सेम थे, उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्म था वो सब कुछ क्या था, एकदम सेम था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो इससे प्रूफ होता है कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट उसके बाद आता है डार्विन्स की थ्योरी। सम थ्योरीज आर गिवन एंड वो थ्योरीज क्या है, उन थ्योरीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ थ्योरी दिया कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा। वो थ्योरी क्या थी वो देखिए। तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो आपको आ सकता है कि ओरिजिन ऑफ द बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन इज डैश, तो आंसर इज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। He published a theory of natural selection which preaches the survival for fittest। इन्होंने बताया कि उसी वही सरवाइव कर सकता है जो फिट होगा, जो फिट है, इन्वायरमेंट के लिए फिट है, उसी को सर्वाइवल होगा। जो फिट नहीं है उसको क्या हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगा। He said that all the organism reproduce prolifically, ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपीट करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब मैंने कैसा होता है कि ऐसा कंपटीशन होता है जो जीता उसे सर्वाइव करेगा, जो हार गया वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शोज मॉडिफिकेशन विच इज इसेंशियल फॉर मीनिंग कंपटीशन। उन्होंने बताया कि उस कंपटीशन को जीतने के लिए वही जीतेगा जो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, जो नहीं लाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से उन्होंने एक थियरी ऑफ सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन दिया कि नेचर एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन को जीतेगा और उस जीतने के लिए जो भी अपने अंदर चेंजेस लाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो चेंजेस नहीं ला पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, नेचर सेलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिश।
तो उन्होंने बताया कि नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि नेचर एक को सेलेक्ट करता है कि हाँ इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो सर्वाइव करेगा, एंड दूसरा क्या होगा, पेरिश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो ये था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है लामार्किज्म। अभी लामार्किज्म क्या है? लामार्क थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी बताया, इन्होंने भी एक थ्योरी दिया इवोल्यूशन का। इन्होंने बताया कि जिस चीज का हम लोग, जिस बॉडी पार्ट का यूज करेंगे उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड जिसको यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ मॉडल्स को प्रपोज किया। वो मॉडल्स क्या क्या थे, चलो हम देख लेते हैं। ही प्रपोज दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस। इन्होंने क्या बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे या फिर लेजीनेस। उन्होंने एग्जांपल दिया, उसको बोले, उन्होंने इसको उस कॉन्सेप्ट को दिया यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने एक एग्जांपल दिया जिराफ का, कि जिराफ वो अपने क्या किया, पहले वो नॉर्मल प्लांट्स को ईट करता था, बट जैसे जैसे प्लांट्स की हाइट बढ़ती गई उसने अपने नेक को स्ट्रेच किया, एंड उस स्ट्रेचिंग की उसने यूज किया, स्ट्रेच किया, इसलिए उस जिराफ की जो नेक होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। अगर वो यूज नहीं करता तो धीरे धीरे गायब। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे इन ह्यूमन हमारे पास टेल होता था पहले, लेकिन हमने टेल का यूज करना बंद कर दिया, इसलिए वो धीरे धीरे गायब हो गया। तो ये था बेसिक्स लामार्क का फंडा। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर इट हैज रिक्वायर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने बताया कि हर एंसेस्टर अपने नेक्स्ट जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स को पास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नाउ लास्ट पार्ट, यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट सारी चीजें देख लिया। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। सो जो लास्ट डायनासोर पाए गए थे वो अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ऑफ ईयर एगो, उसके बाद क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया। देन टेल ऑफ मंकी 4 करोड़ ईयर एगो आया, वो भी डिसअपियर हो गया। सबसे ज़्यादा एप लाइक मैमल्स आए थे, एनिमल्स आए थे, जो कि साउथ एंड नॉर्थ एशिया, एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन एंड ऑर्गेंटल। बाद में गोरिल्ला चिंपांजी आए। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जो इरेक्ट पोस्चर में था वो 2 करोड़ साल पहले आया, एंड जो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल वो था रामापिथिकस, जो कि ईस्ट अफ्रीका में मिला था। अफ्रीका इवॉल्व हुआ था 40 लाख ईयर्स एगो हुआ था। एंड निएंडरथल मैन जो कंसिडर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन, तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन में क्या आएगा, निएंडरथल मैन। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने उसका एक चार्ट वैसा भी दे दिया आपको कि एंशिएंट ह्यूमन 7 करोड़ ईयर हो गए आए थे। इजिप्टोपिथिकस आए थे 4 करोड़ ईयर्स एगो आए थे इजिप्ट में। देन ड्रायोपिथिकस 2.5 करोड़ में आए थे। देन पैम्फिपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, स्किल्ड मैन आया था अराउंड 20 मिलियन ईयर्स एगो। मैन विथ इरेक्ट प्रोसीजर 15 मिलियंस में आए थे। निएंडरथल 1.5 मिलियन में, एंड 50,000 ईयर में क्रो मैग्नन आए थे, जिन्होंने क्या किया था, खेती करना स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं फार्मिंग। तो ये था अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फर्स्ट चैप्टर। सो जस्ट अब आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।